डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल है हमारा डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गिल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गिल्वानिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गिल्वानिक सेल में हमने डिटेल से टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी, वर्किंग भी, टोटल आर्टिकल को हमने डिस्कशन की थी। लेकिन आज हम उनमें से कुछ पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि मेन पॉइंट कौन से हैं जो दोनों में हमें डिफरेंस नज़र आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिहाज से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स से कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गिल्वानिक सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि जिस तरह हमने दोनों को डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गिल्वानिक सेल को, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है, दूसरा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से चेंज करता है। एक में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दूसरे में नॉन स्पॉन्टेनियस में। एक पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये मेन डिफरेंस है स्टूडेंट्स दोनों सेल में कि इन चार्ज का भी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड के चार्जेबल का भी डिफरेंस है, और एक पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए हम इस बात को हम डिस्कस करते हैं कि नोड पर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या मेन डिफरेंस है, या कहीं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कहीं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कहीं इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज हो रही है, कहीं केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है। तो आइए इसमें डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज है। आइए इसी पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है और इसके ऊपर चार्ज जो है ना पॉजिटिव है, इसलिए हम कहते हैं कि एनोड पर यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड क्यों कह रहे हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ से कौन से आयन आकर यहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे, वो यहाँ पर इनाइन यहाँ पर मूव करेंगे, वो ऑक्सीडेशन होगी। जहां ऑक्सीडेशन होती है उसी इलेक्ट्रोड को हम एनोड का नाम देते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि सर हमने इस पॉजिटिव वाले को एनोड का नाम क्यों दिया? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसी को एनोड कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही होनी है क्योंकि यहाँ पर इनाइन मूव करेंगे। इनाइन जब मिग्रेट करके वहां जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो फिर उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहां भी होता है फिर हम उसी इलेक्ट्रोड को नाम देते हैं, किसका, एनोड का नाम देते हैं। तो इसलिए याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एनोड पर नेगेटिव चार्ज है। आइए हम देखते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो टर्मिनल की वजह से है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इनाइन वहां जाकर क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस वजह से है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जांपल ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां क्या था स्टूडेंट्स, वहां आयन ही ऑक्सीडाइज हुए थे, यहाँ इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेन डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट्स, यहां जब ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन यहां पे चार्ज जो होता है, चार्ज की वजह से आयन वहां जाते हैं, आयन जाकर वहां अपने आप को डिस्चार्ज कर लेते हैं, अपने आप को वहां पर उसका चार्ज खत्म हो जाता है। इसलिए यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से यहां पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों का? कि मैंने एक बात अभी डिस्कस की है कि एक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है ये अपना पॉइंट क्लियर कर लें। तो स्टूडेंट्स एक में बात मैं समराइज कर दूं, एक में एनोड खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे में एनोड ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि जो आयंस होते हैं वो जाकर क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। दूसरा पॉइंट
स्टूडेंट्स ये है कि इसमें हमने बैटरी के जरिए करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जिसकी वजह से ये केमिकल एनर्जी में क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो मूव करके कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, वहां जाकर डिस्चार्ज होते हैं और ये आयंस वहां पर हमें मिल जाते हैं इलेक्ट्रोड पर। याद रखना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड पर ये हमें आयंस वहां डिस्चार्ज होकर हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। यहां क्या हुआ था, यहां तो ऐसा था स्टूडेंट्स कि हमने इसमें क्या प्रोवाइड किया था, हमने यहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया था। इसका मतलब यह है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टूडेंट्स कैसे चेंज करता है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये हमारे पास रॉड है, ये आयंस में चेंज होता है। जब ये आयंस में चेंज होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग बढ़ेगी तो यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा। ये इस करंट को हम गेन करके कहीं यूज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा केमिकल एटम था, रॉड था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें यहाँ ये प्रोसेस होता है कि ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। और उधर क्या किया है कि वो जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है वो केमिकल को जाकर इसके ऊपर क्या हुए, डिपॉजिट हुए, केमिकल एनर्जी में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स ये हो गया कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है। तीसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि ये जो प्रोसेस है, जब तक हम इसको ये करंट नहीं देंगे, इसको पर फेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी। यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं है स्टूडेंट, यहाँ ऑलरेडी पहले चार्ज आयन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में और वो जाकर ऑक्सीडाइज भी होते हैं, वो जाकर उनकी रिडक्शन भी होती है और उस वजह से यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। तो इट्स मीन यहाँ ये मतलब ये है इस बात करने का कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, यानी कि वो एक नेचर के हिसाब से है, ये नेचर के हवाले से नहीं है स्टूडेंट्स। आइए मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि मैं ये बात क्लियर कर रहा हूं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है। तो एक बात मैंने टॉपिक अंदर भी क्लियर कर दी, दोबारा भी मैं समझा दूं स्टूडेंट्स। जब ये आयन इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम आयन जो होते हैं वो कीटाइन होते हैं। कीटाइन कहां जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, लेकिन वहां सोडियम की एबिलिटी नहीं होती इलेक्ट्रॉन क्या करने की, गेन करने की, लेकिन इस चार्ज की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। इसका मतलब है हमने करंट देकर इनसे इलेक्ट्रॉन गेन भी कराया है, करंट देकर इनसे इलेक्ट्रॉन लूज भी कराया है। इस वजह से कहते हैं कि यहाँ नाम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, लेकिन ये नेचर में होता है। क्यों, जिंक की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी लूज करने की कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। ये जिंक की फिजिबिलिटी भी इसी में है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देता है, कॉपर को दे देता है। इसका मतलब है जिंक के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से ज्यादा है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके किसकी तरफ चले जाते हैं, कॉपर की तरफ चले जाते हैं। ये इसका है, ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में शामिल है, ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी में शामिल है। वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी में शामिल नहीं है कि क्लोरीन की क्लोराइड की ये फिजिबिलिटी नहीं है कि वो जाकर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता, लेकिन हमने एक्सटर्नल एजेंट के जरिए लूज कराया है, इसलिए वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और ये जो प्रोसेस है इसकी फिजिबिलिटी को देखकर ये क्या है, हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो 3 पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। तो आइए हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में मेन डिफरेंस और क्या चीज है स्टूडेंट्स। इसमें हमने जो यूज कराए हुए हैं एक कंप्लीट सेल नहीं है, 2 हाफ सेल यूज कराए गए हैं और दोनों हाफ सेल को शॉर्ट ब्रिज के जरिए हमने कंप्लीट सेल में कन्वर्ट कराया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज कराए जाते हैं, इसलिए हमने हाफ सेल यूज किया। एक हाफ सेल ये है जिंक सल्फेट जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट हमने कॉपर सल्फेट यूज की गई है। इट्स मीन यहाँ हाफ सेल होते हैं, वो हमारा क्या है, कंप्लीट सेल है।
तो ये हमारा चौथा डिफरेंस था कि ये हाफ सेल यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और शॉर्ट ब्रिज के जरिए उसे कंप्लीट सेल में चेंज कराया जाता है। और ये हमारा क्या होता है, एक कंप्लीट सेल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज कराया जाता है और इधर एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज कराए हैं। एक में जिंक सल्फेट डाली है, दूसरे में कॉपर सल्फेट डाली है, इसलिए यहाँ पर दो हाफ सेल यूज करने पड़ गए हैं। अब पांचवा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि इसको एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल एक नेल्सन सेल हमने डिस्कस किया था, हमने एक डाउन सेल डिस्कस किया है। डाउन सेल और नेल्सन सेल एग्जांपल है किसकी, वो नेल्सन एक साइंटिस्ट का नाम है, डाउन एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था और एक में सोडियम की प्रोडक्शन हुई थी, सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया गया था, और एक में कास्टिक सोडा को बनाया गया था। दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, दोनों सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें कंपाउंड मिलता है, एक सोडियम, दूसरा क्या, कास्टिक सोडा। तो वो इसकी एग्जांपल है डैनियल सेल है। अब डैनियल सेल जो होता है, वो डैनियल जो सेल है वो भी एक साइंटिस्ट के हवाले से है, और उसने सेल में हमने जो कास्टिक सोडे की जो प्रोडक्शन डैनियल सेल में कराई थी, वो एग्जांपल हमने दी थी किसकी, वो गिल्वानिक सेल था, जिसमें हम कह देते हैं कि ये हमारा गिल्वानिक सेल है, और जिसमें हमने बेहतरीन वहाँ पे डिस्कशन की थी डैनियल सेल में। आपको याद होगी कि मैंने डिटेल से टॉपिक डिस्कस किया था कि गिल्वानिक सेल में या डैनियल सेल में जो साइंटिस्ट ने आकर उसका एक डिज़ाइन बनाया था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में हमें हेल्प कराई थी। तो याद रखना है नेल्सन सेल जिसमें कास्टिक सोडा तैयार होता है, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर पेपर में अक्सर बरूजी आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि नेल्सन सेल कौन सा सेल है, तो आपने कहना है कि यहाँ एक प्रोडक्शन मिलती है कास्टिक सोडे की, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और डाउन सेल भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वहाँ पर भी हमें प्रोडक्शन मिलती है सोडियम की। याद रखना है स्टूडेंट, जहाँ आपको प्रोडक्शन मिल रही हो इंडस्ट्रियल स्केल पर, वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और जहाँ पर आप लोगों को करंट प्रोवाइड हो रहा, करंट प्रोड्यूस हो रहा, वहाँ पर कौन सा सेल होता है, वो एक डैनियल सेल होता है या गिल्वानिक सेल होता है, या उसे वोल्टिक सेल के नाम से बोलते हैं। ये थे मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स। आइए जो पॉइंट आपको समझ ना आया हो, क्लियर ना हुआ हो, दोबारा भी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गिल्वानिक सेल, दैट्स ऑल।